हाँ जी, मोलर स्पेसिफिक हीट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई मोलर स्पेसिफिक हीट क्या चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि यदि अपने पास कंटेनर में 1 मोल सब्सटेंस हो और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करना हो तो मेरे को कितना हीट इसको सप्लाई करना पड़ेगा, C के बराबर। इसी C को हम क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। अच्छा, जब हमारे पास 1 मोल नहीं, जब अपने पास n मोल्स सब्सटेंस हो और हमें टेम्परेचर डेल्टा T से रेज करना हुआ तो हमें क्या करना है, कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा भाई, NC डेल्टा T। तो ये वैल्यू है। अब यार इस मोलर स्पेसिफिक हीट के साथ कुछ लोचा है बच्चों, है ना। हमें क्या करना है, सिस्टम को हीट सप्लाई करना है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस वाले सिस्टम को जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए। तो मैं आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि ये जो वैल्यू है वो हर अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है। आप जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कितना होना चाहिए, ये बात डिपेंड करेगा वो किस टाइप का प्रोसेस हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सारे अलग अलग प्रोसेस को मैं यहां पर लूंगा और फिर सबके लिए हम मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहला जो हम ले लेते हैं आइसोथर्मल कंडीशन में। आइसोथर्मल कंडीशन में क्या निकालना है हमें, मोलर स्पेसिफिक हीट। मतलब मैं जरा नाम दो, मोलर स्पेसिफिक को हम C बोलते हैं, यहां CT बोलूं क्या, आइसोथर्मल T फॉर थर्मल है ना, CT के लिए यहाँ पर आइसोथर्मल। मुझे बताओ बच्चों, अच्छे ध्यान से सोचो, हमें क्या करना है, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है। अबे लेकिन प्रोसेस किस टाइप का है, आइसोथर्मल। अरे प्रोसेस में टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा है क्योंकि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। तो कितना भी हीट आप सप्लाई कर लो टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब CT विल बी इनफाइनाइट। कितना भी हीट आप सप्लाई कर दो 1 डिग्री से तो क्या 0.1 डिग्री से भी चेंज नहीं होगा। बहुत बढ़िया। दूसरा होता है, आप ले लो एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जो आइसोलेटेड सिस्टम में हो। आइसोलेटेड सिस्टम में होने का क्या मतलब है, मतलब बाहर से तो हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा। मतलब यहां पर मैं इसको ले लूं CA तो दैट विल बी 0। मतलब एक बात तो श्योर हो गई बच्चों, जो अपना मोलर स्पेसिफिक हीट है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करना है तो उसमें लगने वाला हीट, ये जो वैल्यू है ये 0 से लेके इन्फानाइट तक कुछ भी हो सकता है। इन्फानाइट होगा यदि प्रोसेस आइसोथर्मल है क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, और यदि ये वैल्यू 0 होगा यदि प्रोसेस किस टाइप का है, एडियाबेटिक है। अपन लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस अपन लेते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि हमारे पास ये सिस्टम है। क्लियर। इस सिस्टम पे मान लो m मोल्स ऑफ सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर डेल्टा T से रेज करना हुआ तो अच्छा, पहले तो आप ये समझिए आइसोकोरिक प्रोसेस में अपन इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CV से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस में बच्चों आपको एक बात और याद होनी चाहिए, वो ये कि आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट और उसमें वर्क डन क्या होता है हमारा, 0। अच्छा, तो मैं यहां बात कर रहा था आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें CV चाहिए कितना है बच्चों, ध्यान से देखना है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में मैं बाहर से हीट सप्लाई कर रहा हूं तो Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि भैया NC डेल्टा T होता है। अब यहाँ स्पेसिफिक प्रोसेस आइसोकोरिक हो गया तो NCV डेल्टा T हो जाएगा। Q इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ Q इज इक्वल टू क्या होता है, आइसोकोरिक में वर्क डन 0 है, डेल्टा U होगा कि नहीं होगा बच्चों, अरे होगा कि नहीं। इसका मतलब प्लस वर्क डन, अब वर्क डन तो बच्चों 0 ही है यार, इस केस में आइसोकोरिक प्रोसेस है। इसका मतलब NCV डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अबे वर्क डन तो 0 ही हो गया यार। इसका मतलब एक बात हमें समझ में आ गई कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल ऑलवेज बी NCV डेल्टा T। एक बात आप इस बात को बड़े ध्यान से समझना। क्लियर है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होता है, किस पॉइंट पर डिपेंड करता है, मैं आपको बता चुका हूं एक लेक्चर में, और डिटेल में पढ़ना हो बच्चों तो KTG पढ़ना पड़ेगा, है ना। आपको पता होना चाहिए इंटरनल एनर्जी जो होता है वो होता है F/2 nRT। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, F/2 nR डेल्टा T। ये बात समझ में आता है आप लोगों को। तो यदि मैं इस इक्वेशन को इससे इक्वेट करूं, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T हमें अभी मिला क्योंकि वर्क डन 0 है,
और डेल्टा यू इज इक्वल टू के टी, जिसे हम पढ़ के आए एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। अरे ये एफ क्या होता है? एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है यहाँ पर? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अलग अलग टाइप के गैसेस के लिए अलग अलग होता है। यदि गैस मोनोएटॉमिक है तो कुछ और होगा, डायटॉमिक है तो कुछ और, पॉलीएटॉमिक है तो कुछ और होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये क्या चीज़ है, इसके लिए हमें वापस से थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन अभी बाद में आऊंगा तो मैं वैल्यूज आपको बता दूंगा। लेकिन देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम के एग्जैक्ट डेफिनेशन किस तरह, वैल्यू क्या होता है, इसके लिए तो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो आते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं कंटिन्यू। तो देखिए डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, एन से एन कैंसिल, तो हमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ निकल कर आता है, सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर। क्या आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ये सीवी क्या है बच्चों? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट प्रोसेस जिसका नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब जिसमें प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है भाई? ये सिस्टम है अपना, एम मोल्स है, डेल्टा टी है, मेरे को यहाँ से बाहर से जो है सप्लाई करना है। यहाँ पर अपन इसको सीपी बोलेंगे, है ना? वहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे था सीवी, यहाँ कांस्टेंट प्रेशर पर है तो सीपी बोलेंगे। क्लियर है? तो बताओ हीट सप्लाई टू द सिस्टम क्या होगा? एन सी पी डेल्टा टी। और ये हमेशा जो हीट सप्लाई टू द सिस्टम कितना होता है? डेल्टा यू प्लस वर्क डन। क्लियर है? मेरे हिसाब से एन सी पी डेल्टा टी, और आपको डेल्टा यू मैंने कहा, डेल्टा यू हर केस में कितना होगा? एन सी वी डेल्टा टी। आप इस बात को कहीं पर अलग से नोट डाउन कर लीजिए, है ना? मैं यहां से आपको लिख रहा हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फॉर एवरी कंडीशन सी, एवरी कंडीशन चेंज इन इंटरनल एनर्जीज एन सी वी डेल्टा टी। क्लियर है? एन सी वी डेल्टा टी फॉर एवरी कंडीशन। क्लियर है? अच्छा, यदि आइसोथर्मल हुआ तो डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो यहां पर वापस आते हैं बच्चों, एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अच्छा मुझे वर्क डन बता दो जरा फटाफट, आइसोबारिक कंडीशन में पी डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी। देखिए सब यहां से एन कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। क्या आता है अपने पास? सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल गया बच्चों? हमें यहाँ देखने को मिल गया एक और रिलेशन, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। क्लियर? अब आता है दो प्रोसेस। अब आते हैं दो प्रोसेस में, कौन सा है? सबसे पहला तो अपने पास आता है यहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना? और पांचवा आता है एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस या तो फिर वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस। बच्चों इन दोनों को हमें ये सीपी और सीवी कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ। इन एडियाबेटिक प्रोसेस का तो देखो मैं आपको बता चुका था, ऊपर कितना होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का? 0। अब यहाँ पर सी ऑफ अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है ना, इसको मैं सी एन बोलता हूँ, है ना? इसका जो सी पी ले लो, कुछ भी ले लो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने घर की खेती है, वेरिएबल है, हम चाहे ए बी सी डी से एक्स वाई जेड कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सी एन होगा वो होगा सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन। और ये एन क्या होता है बच्चों? एन होता है किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एक रिलेशन होता है। यदि वो रिलेशन ऐसा है पी वी का पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये जो है ये वाली वैल्यू है। क्या बात समझ में आती है आपको? ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर अपन ने पुट की है, पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट। यू कैन से पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट, जैसे एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है सेम टू सेम पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट। तो ये पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट के लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर अपन को क्या मिल गया है? मोलर स्पेसिफिक हीट। अब कुछ बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इन सबसे हटके। सारे प्रोसेस में हमने सीवी और सीपी अपन ने देख लिया, सीवी सीपी देख लिया अपन ने, सारे प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट देख लिया है। क्लियर है? अब एक नया पॉइंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट, कुछ गामा। कुछ लोग बच्चों इसको पॉइजन रेशियो से भी बोलते हैं, लेकिन बच्चों पॉइजन रेशियो कुछ और चीज़ होता है ना? वो मैं आपको बताऊंगा जब सॉलिड प्रॉपर्टी और फ्लूइड प्रॉपर्टी वाला लेक्चर हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए एडियाबेटिक कांस्टेंट बस गामा। क्लियर है? और किसके बराबर होता है? सीपी बाय सीवी के बराबर। तो गामा इज इक्वल टू सीपी। हमने अभी क्या देखा बच्चों?
यहाँ पर हमने देखा Cp इज इक्वल टू क्या होता है, Cv प्लस आर, क्लियर है, और अपॉन Cv, क्लियर। इसको देखेंगे तो 1 प्लस आर अपॉन Cv। अच्छा, Cv का वैल्यू अभी अभी हम देख के आए कितना होता है, F/2R। इसको आप यहाँ पर रखो जरा, तो क्या हो जाता है, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस, क्लियर है, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाता है, R/Cv। तो इसको रखोगे तो R से R कैंसिल, 2/F आ जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है, क्लियर है, एक बहुत बढ़िया सा। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपन ने एडियाबेटिक कांस्टेंट देख लिया यहाँ पर, क्लियर है। अब एक और छोटा सा रिलेशन देखिए, हमने क्या पढ़ा, Cv इज इक्वल टू F/2R है, क्लियर है यार। मेरे को Cv F के टर्म्स में नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा के टर्म्स में चाहिए, तो क्या मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल, यहां से F/2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2/F, क्लियर है, क्लियर है। तो Cv इज इक्वल टू F/2 का वैल्यू उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब R अपॉन गामा माइनस 1। तो ये क्या मिल गया आपको, Cv का एक और वैल्यू। तो देखो बच्चों, मैं यहां पर आपको कुछ मोलर स्पेसिफिक हीट में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें याद होना चाहिए, उस एक बार मैं उसको समराइज करवा देता हूं बच्चों, क्लियर है। एक बार पूरा ध्यान से सुनना, सब समराइज करवा देता हूं फटाफट से, क्लियर। देखिए, नंबर 1 है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनफाइनाइट। नंबर 2, मोलर स्पेसिफिक हीट एट एडियाबेटिक प्रोसेस इज 0। तीसरा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक प्रोसेस F/2R। ये F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर है। चौथा पॉइंट यहां पर आ जाता है Cp, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आइसोबारिक, मतलब क्या हो जाएगा, Cv प्लस R, मतलब F/2 प्लस 1 इंटू R, क्लियर है। पांचवा, गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर गामा इज इक्वल टू आ जाएगा Cp/Cv और 1 प्लस 2/F, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में। फिर एक और चीज मैंने आपको बताया था, Cv का एक और फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर बताया, मैंने आपको बताया क्या होता है, R अपॉन 1 माइनस गामा, सॉरी गामा माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1, क्लियर है। तो ये अपन ने जो है इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो है सारे कर लिए हैं, क्लियर। ये सारे रिलेशन आपको लाइन से जो है याद होना चाहिए। अब फटाफट एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करते हैं बच्चों, अलग अलग गैस के लिए इन सारी वैल्यूज का सम निकालेंगे अपन, क्लियर है। देखो, सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे, इधर आ जाते हैं, हम यहां पर निकालेंगे मोनो एटॉमिक गैस के लिए। सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना होता है, फिर उसके बाद Cv निकालेंगे, फिर Cp निकालेंगे, फिर गामा निकालेंगे, क्लियर है। ये सारे पॉइंट मोनो एटॉमिक के लिए निकालेंगे, डाई एटॉमिक के लिए निकालेंगे, फिर अपन निकालेंगे पॉली एटॉमिक, है ना। पॉली एटॉमिक में 2 टाइप का हो सकता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, क्लियर है। तो सिमेट्रिकल का भी निकालेंगे और एसिमेट्रिकल निकालेंगे। पहले तो आप मुझे बताइए, मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बच्चों, 3, है ना, तीनों ट्रांजिशनल होते हैं। तो Cv क्या हो जाएगा, F/2R, तो कितना हो जाएगा, 3/2R, क्लियर है। Cp क्या हो जाएगा, Cv प्लस R, तो 3/2R प्लस R कर दूं तो 5/2R। और गामा क्या हो जाएगा बच्चों, गामा जब हम दोनों को, कि गामा इज इक्वल टू क्या था, Cp/Cv, जब डिवाइड करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है सब लोगों को। तो दैट वैल्यू विल बिकम 1.6। डायटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, है ना, 3 ट्रांजिशनल और 2 रोटेशनल, क्लियर है। तो भाई Cv F/2 कितना हो जाएगा, F5/2R, और ये कितना हो जाएगा 7/2R, और ये कितना हो जाएगा 7/5। क्या बात समझ में आती है, 1.4 इसका वैल्यू आ जाएगा। फिर एसिमेट्रिक, जो पॉली एटॉमिक में जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे CO2 का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, C ऐसा होता है। ये है एक पॉली एटॉमिक, है ना, 2 से ज्यादा एटम्स हैं इसमें, लेकिन ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, क्लियर है। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए बिल्कुल सेम टू सेम डायटॉमिक जैसा। और जो एसिमेट्रिक होता है उसके लिए 6 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 6/2R होता है, और यहाँ पर होता है 8/2R होता है, क्लियर है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 8/6 मतलब 4/3 मतलब 1.33 होता है, क्लियर है। तो ये टेबल आप सभी को अच्छे से याद हो जाना चाहिए। Cp Cv ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर दी हैं, क्लियर है। चलिए अब एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट बच्चों, एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट एंड Cv एंड Cp एंड गामा ऑफ मिक्सचर
देखना प्लीज। हाँ, एक मिनट में टॉपिक खत्म। ये कंटेनर है, मान लो इसमें दो गैसेस का आप मिक्सचर कर रहे हो, है ना। एक में इसका मॉलिक्यूलर वेट m1 है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम f1 है, cv1 है, cp1 है और गामा 1 है। और दूसरा गैस जो आपने मिलाया इसमें, उसका मॉलिक्यूलर वेट है m2, आपने नंबर ऑफ मोल्स मिलाए हैं n2, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम है f2 और उसका cv2 है, मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम, cp2 और गामा 2। तो जब मिक्सचर होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर कितना होगा, तो याद रखिए n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन n1 प्लस m2। बच्चों देखिए मेरे पास समय का बाउंडेशन है, मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करके नहीं बता सकता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई पूरा डिटेल में डिस्कशन करें। उसके लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, क्योंकि बच्चों ये पढ़ते पढ़ते पूरा साल हो जाता है एंड इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। मेरे को कम से कम 15 डेज लगते हैं इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कराने में। मेरे पास टाइम बाउंडेशन है कि मुझे 1 घंटे के लेक्चर में, 1.5 घंटे के लेक्चर में पूरा टॉपिक कंप्लीट करना। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। आपको फिर भी स्टिल कोई डाउट आता है तो आप फेसबुक पे हमारे पेज पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सेम टू सेम जैसा ऐसा था, CV ऑफ मिक्सचर क्या होगा, n1 cv1 प्लस n2 cv2 अपॉन n1 प्लस n2। फिर CP ऑफ मिक्सचर क्या होगा बच्चों, n1 cp1 प्लस n2 cp2 अपॉन n1 प्लस n2। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर किसी भी पॉइंट में आपको ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा फास्ट जा रहा है वीडियो, तो यू कैन स्लो इट डाउन, ओके। आप स्लो कीजिए, आराम से देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, वापस रिवाइंड करके आप जो छूटा हुआ पार्ट या जो थोड़ा फास्ट निकला है उसको आप वापस से कवर कर सकते हैं, ओके। चलिए उसके बाद उसके बाद अपन देखते हैं गामा ऑफ मिक्सचर क्या। अरे वेरी सिंपल यार, CP निकल गया है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। CP ऑफ मिक्सचर अपॉन CV ऑफ मिक्सचर, ये गामा मिक्सचर हो जाएगा। तो ये मिक्सचर के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि भाई हमने 2 को मिला दिया है, तो ये सारे पॉइंट्स कैसे आएंगे, कहाँ पर आएंगे, प्लीज़, ओके। चलिए उसके बाद बच्चों हमें जो है डिटेल में नहीं, एक छोटा सा चार्ट अपन प्रिपेयर करते हैं ना, एक छोटा सा चार्ट प्रिपेयर करते हैं और उस चार्ट में सारे फॉर्मूले अलग अलग प्रोसेस के लिए हम उनको फॉर्मुलेट करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर हम जो है एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं, बढ़िया सा एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं और उस चार्ट में यहाँ पर हम टाइप ऑफ प्रोसेस लिखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, क्लियर है। और उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम सबसे पहले वर्क डन पढ़ेंगे, क्लियर है। वर्क डन के बाद हम इसमें पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कितना होगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा और क्यू कितना होगा, क्लियर है। क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे, क्लियर है। तो आ जाओ बच्चों प्लीज यहाँ पर देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन, जैसे ही आपको कुछ भी हिंट मिला, जैसे एक हिंट तो डायरेक्टली क्वेश्चन में यही लिखा होगा इट्स आइसोथर्मल प्रोसेस, या क्वेश्चन में लिखा होगा टेम्परेचर इज कांस्टेंट, या क्वेश्चन में लिखा होगा वेरी स्लो प्रोसेस, तो आपको क्या समझ जाना आइसोथर्मल। बताइए वर्क डन कितना होता है। अच्छा, वर्क डन जनरली कितना होता है, P डॉट dV का इंटीग्रल फ्रॉम V1 से लेके V2, और इसी को लगा करके हमने यहाँ पर निकाला था, याद कीजिए। वर्क डन इज 2.303 nRT log base 10 V2 by V1, क्लियर है। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है 2.303 nRT log base 10 P1 by P2, याद आया सभी को, वेरी नाइस, क्लियर है। फिर उसके बाद C जो है यहाँ पर CT हो जाएगा, और मैंने बताया इनफाइनाइट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है, क्लियर है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चों, ये हमेशा कितना होता है, NCV डेल्टा T, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। और ये जो है इस अभी टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो दैट विल बी 0। और Q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U, तो 0 है बच्चों, तो यहाँ पर Q विल बी सेम टू सेम एज दैट ऑफ वर्क डन, मतलब 2.303। तो क्वेश्चन देखा आपने और आपको थोड़ा सा हिंट मिला कि ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, फट से दिमाग दौड़ना चाहिए अपना और फट से आंसर आना चाहिए, क्लियर है, बहुत सही। अब अपन आते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस जिसका नाम है, बहुत बहुत सिंपल है ना, अपन लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। अरे वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन क्या हो जाता है, सुनते ही 0, वर्क डन 0। अच्छा, C यहाँ पर V हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में, और कितना हो जाता है F/2R, और इसका वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग हो जाएगा। ये F डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू, और ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मैंने कहा हर केस में NCV डेल्टा T, ये CV का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तो आपको मिल जाएगा।
और Q इज इक्वल टू, अब इस केस में वर्क डन जीरो है तो वर्क डन जब पूरा का पूरा जीरो चला जाएगा तो ये डेल्टा U के बराबर ही हो जाएगा, मतलब NCV डेल्टा T। बिल्कुल वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है बच्चों। देखो हर एक में चीज में एक चीज कुछ ना कुछ, यहाँ आइसोथर्मल में डेल्टा U जीरो, आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो। अब यहाँ पर अब अपन आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो सबसे सिंपल प्रोसेस है बच्चों, है ना। नेक्स्ट प्रोसेस आते हैं जिसका नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, सबसे सिंपल है। बताइए वर्क डन कितना होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में? P डेल्टा V और NR डेल्टा T। वेरी नाइस। और जो है यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट जो यहाँ Cp हो जाता है और इसका वैल्यू F/2 R प्लस R और F/2 + 1 to R। क्लियर है? फिर उसके बाद मुझे बताइए डेल्टा U। मैंने कहा हर प्रोसेस में NCV डेल्टा T होता है, डेल्टा U का वैल्यू। फिर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W हो जाता है, मतलब NCV डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T। आप देखोगे N डेल्टा T तो कॉमन आ गया, CV प्लस R इज इक्वल टू CP होता है, NCP डेल्टा T होना भी चाहिए ना। बिल्कुल सही। अब आते हैं हमारे सामने बहुत बहुत शानदार दो प्रोसेस बचते हैं अपने पास। एक तो आता है एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें Q जीरो होता है। पहले ही मैं यहां पर लिख देता हूं Q क्या होता है? जीरो, क्योंकि देयर इज नो एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बात याद रखना है बच्चों, पूरी इस टेबल को आप अच्छे से रट लो। इसमें मैंने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं बच्चों, बहुत डिटेल में डिस्कस करने का समय अपने पास नहीं है। चलिए तो अब आगे की चीजें समझते हैं। वर्क डन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पढ़ाया नहीं कि भी वर्क डन कितना होता है इस केस में, तो इच्छा तो मेरी हो रही है मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं। तो यदि आप जानना चाहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में ये सारी वैल्यूज कैसे आई, तो आप मुझे पर्सनली फेसबुक पर शुभम बाला के नाम से सर्च करके मेरे को आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में उसका सोल्यूशन बता दूंगा। क्लियर है? चलिए पहले एक छोटा सा मैं आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा यहाँ साइड में कुछ अलग बातें बताता हूँ। क्लियर है? उसके बाद अपन वापस इस टेबल पर आएंगे बच्चों, है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और हर एक टर्म के बीच में कुछ ना कुछ फिक्स रिलेशन होते हैं, जैसे PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। देखिए एट अ पर्टिकुलर स्टेट PV इज इक्वल टू nRT होता है। ये तो यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, यू कैन से आइडियल गैस इक्वेशन है। क्लियर है? आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। और ये जो है ये पर्टिकुलर रिलेशन बिटवीन P एंड V या P और T और V और T, ये रिलेशन जो है बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ऐसे ही होते हैं। दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है, यहाँ पर टेम्परेचर पुट कीजिए, पहले यहाँ पर T यहाँ पर रखते हैं तो V की पावर गामा -1 जो है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ V की जगह रखते हैं तो P पावर 1 माइनस गामा और टेम्परेचर की पावर जो है वो गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये तीन रिलेशन जो है ये एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर है? चलिए सो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1। इस तरीके से जो भी व्हाटएवर आपको क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको प्रेशर वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन गिवन है तो इसको इस्तेमाल कीजिए, और आपको यदि टेम्परेचर का रिलेशन गिवन है तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर जो है CA आ जाएगा। कितना होता है? 0। बता चुका हूं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर तो सिस्टम में एनर्जी सप्लाई हो ही नहीं सकता, तो CA विल बी 0, मोलर स्पेसिफिक हीट। फिर उसके बाद CV जो है बच्चों हमेशा NCV डेल्टा T ही होता है, और Q जो है वो 0 है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो अच्छा, इसका मतलब ये दोनों बराबर हुए। अरे यार, यदि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है और यदि ये 0 है तो वर्क डन विल बी माइनस डेल्टा U। एक्चुअली इसमें से ही ये वैल्यू डिराइव की जा सकती है। क्लियर है? उसके बाद बच्चों को रैंडम प्रोसेस आता है, मैंने आपको बताया, जिसको बोलते हैं अपन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, है ना, या इसको मैं वेरिएबल प्रोसेस के नाम से भी बुला सकता हूं। क्लियर है? वेरिएबल प्रोसेस का भी बच्चों सेम टू सेम जैसा अपन ने यहां पर एडियाबेटिक के लिए पढ़ा था ना, है ना, सेम टू सेम वेरिएबल प्रोसेस के लिए भी सेम टू सेम ऐसा ही एप्लीकेबल है। क्लियर है? देखिए क्या रिलेशन होता है, PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे यहां पर ये एडियाबेटिक कांस्टेंट है, यहां पर किस टाइप का, क्या नाम है इसका? इसका नाम है पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट। कुछ नहीं, बकवास, हाँ, पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट। तो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा?
टी वी की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और दूसरा क्या होगा p 1 माइनस n और v की पावर t की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसा रिलेशन इसके बीच में होगा, लेकिन बच्चों यहां पर वर्क डन भी बिल्कुल वैसा का वैसा। देखिए जैसे यहां पर गामा की जगह यहां n आ गया, तो वर्क डन में क्या हो जाएगा, वर्क डन जो है यहां पर हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस वन। क्लियर है, मतलब कितना NR T1 माइनस T2 अपॉन n माइनस वन, ये हो जाता है। और यहाँ पर C इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कितना हो जाएगा, मैं आपको पहले एक बार बता चुका हूँ, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस n। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों, इसमें से कई बार नीट में एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है, चलिए उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर, डेल्टा यू कितना। मैंने कहा डेल्टा यू तो हर केस में NCV डेल्टा टी, आप इसको बिल्कुल है ना याद करके रख लीजिए। और क्यू कितना होगा हमेशा मुझे बताइए, वेरी सिंपल, डेल्टा यू प्लस वर्क डन। आप यदि क्वेश्चन में एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दे दिया गया तो आप इस फॉर्मूले को पुट करके क्या निकाल सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये मैंने कहा था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है वेरिएबल प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए वर्क डन का ये फॉर्मूला हमेशा P डॉट dv V1 से लेकर के V2 इसको अप्लाई करके निकाला जा सकता है। बच्चों इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके ही ये वाला फॉर्मूला जो है निकाला गया है। क्लियर है, तो आपको यदि क्यू निकालने का बोला जाए तो आप इस फॉर्मूले को लगा के वर्क डन निकालिए, और NC डेल्टा आपको भाई अब गैस का टाइप दे दिया जाएगा कि ये पॉलीएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, किस टाइप का गैस है, तो आप NCV डेल्टा टी लगा के उसका डेल्टा यू कैलकुलेट कीजिए, और डेल्टा क्यू जो है वो आपको कैसे मिल जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, या तो फिर क्यू इज इक्वल टू डायरेक्टली यदि आपको CN पता लग गया तो NCN डेल्टा टी। क्लियर है, NCN डेल्टा टी, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इस टेबल को आप एक बार, ये मैंने स्क्रीन पे पूरी की पूरी टेबल यहाँ पर रखी हुई है, एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर आपका जो है बेसिक थर्मोडायनामिक्स का पार्ट जो है विद एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं बच्चों एक सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका भाई साहब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सिंपल सा स्टेटमेंट है यार। अलग अलग साइंटिस्ट इसको अपने अपने ज्ञान के हिसाब से अलग अलग थोड़ा सजा धजा के बड़े मक्खन मार के बनाते हैं इसका जो है डेफिनेशन, बट सिंपल बेसिक सा मतलब ये है बच्चों, कॉमन सेंस वाली बात है कि इस दुनिया में कोई सा भी मशीन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस तो होगा ही। अभी अपना डीजल इंजन देख लीजिए, डीजल इंजन में क्या रहता है कि जब अपन पेट्रोल डालते हैं और अपन है ना डीजल डालेंगे यार, तो डीजल अपन उसमें डालेंगे और जब अपन चलाते हैं तो वो मशीन चलता है तो बहुत सारा साउंड प्रोड्यूस होता है, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है, फिर धुआं निकलता है, तो वो भी गरम गरम धुआं निकलता है। तो कितने तरीकों से एनर्जी लॉस हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि डीजल बर्न हुआ पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो गया। तो इनका स्टेटमेंट ऐसा है, देयर इज नो मशीन कैन बी डेवलप्ड विद 100% एफिशिएंसी। क्लियर है, अच्छा मैं आपको स्टेटमेंट एक बार पढ़ के सुना देता हूं एग्जैक्ट जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने कहा है। केल्विन और प्लैंक साहब कहते हैं एनी हीट इंजन कैन नॉट प्रोड्यूस ओनली यूजफुल वर्क विदाउट एनी हीट लॉस। फिर हमारे केल्विन भाई साहब अकेले का एक भी स्टेटमेंट है, अ कार्नोट इंजन, अरे साधारण इंजन जैसी ही एक इंजन होता है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम इमेजिन करी गई है। क्लियर है, अ कार्नोट इंजन कैन नॉट work if the source and sink are at the same temperature because work done by the engine will be result in cooling of the source। बच्चों सेम ही बात है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको फॉर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। उसके बाद क्लॉजियस भाई साहब हैं, इनका भी एक स्टेटमेंट है, इनका कहना ऐसा है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन to transfer heat from a colder body to a hotter body without any aid of external agency। बकवास बकवास एंड बकवास। चलिए तो यहां पर कुल मिला के आपको बेसिक बात समझ में आ गई कि नो इंजन और नो मशीन बेसिकली है ना, नो मशीन विद 100% एफिशिएंसी, बस यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम जब मशीन की बात कर ही रहे हैं तो यहां पर हमको एक मशीन का फॉर्मूला पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, हीट इंजन। क्लियर है, हीट इंजन। तो हीट इंजन बच्चों समझना क्या चीज़ है,
हीट इंजन एक ऐसी मशीन है जिसमें होता है एक सोर्स, जिसमें अपन पेट्रोल डालते हैं, क्लियर है, जिस पे अपन एनर्जी बर्न, जिस पे अपन पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, जो बर्न होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है ये T1 टेम्परेचर पर है और यहाँ पर कितनी हीट यहाँ से सप्लाई हुई, Q1। फिर ये आता है उसका मशीनरी, पूरा ये इंजन का पार्ट है ना, जो क्या करता है बेसिकली यहाँ से वर्क डन कर रहा है ना, और दूसरा वही वर्क डन जो हमें घसीट के लिए जाता है यहाँ से वहाँ तक, घसीट के नहीं बिठा के। फिर यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं सिंक, है ना, जहाँ से धुआं निकलता है या जहाँ से भी एनर्जी लॉस हो रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ सिंक। और सिंक से मान लो Q2 हीट एनर्जी बर्बाद हो रही है ना, और ये मान लो T2 टेम्परेचर पर है ना। तो ये स्टोरी है भाई साहब, सोर्स में से Q1 हीट गया, उसमें से W वर्क डन कर गया और हीट लॉस कितना हो गया, Q2। मतलब यहाँ पर बात करूँ Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, ये बात समझ में आती है। तो W कितना हो जाएगा वर्क डन, बताइए जरा, Q1 माइनस Q2। अच्छा बच्चों, जितनी हीट ट्रांसफर हुई Q1 विल बी प्रोपोर्शनल टू T1 और यहाँ पर Q2 विल बी प्रोपोर्शनल टू T2। समझ में आती है आप सभी को, बहुत बढ़िया। तो बच्चों मशीन से लेकर के हीट इंजन में से एक ही क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है एफिशिएंसी से रिलेटेड, उसको अपन टाउ से सॉरी ईटा से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है, ईटा। ओके, सो दिस इज एफिशिएंसी, क्लियर है। तो देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा किसी भी मशीन के लिए बच्चों, सिर्फ इसके लिए नहीं, किसी भी मशीन के लिए एफिशिएंसी होता है उसने कितना आउटपुट दिया हमें और कितना कंज्यूम किया, क्लियर है। सो वर्क डन अपॉन Q1, और वर्क डन बताइए कितना रखा अपन ने, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 बाय Q1 1 माइनस Q2 बाय Q1, ये है एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी इज इक्वल टू जो है पर 1 माइनस Q2 के प्रोपोर्शन T2 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा T2 बाय T1। मतलब सोर्स और सिंक की एफिशिएंसी जो है किस पे डिपेंड करता है, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर, क्लियर है। तो ये जो है आपको सीधा दिख रहा है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। फिर इससे ही मिलता जुलता बच्चों एक और मशीन है जिसका नाम है रेफ्रिजरेटर। क्या नाम है, रेफ्रिजरेटर। फ्रिज, उस भी बच्चों होता है सिंक, है ना, एट लो टेम्परेचर, और होता है सोर्स, है ना। सिंक बच्चों थोड़ा इसको अच्छे से समझिए, सिंक जिससे जो मतलब है वो है फ्रिज का इनसाइड, क्लियर है, और सोर्स जो है वो है आउटसाइड। बताइए ठंडा कौन होता है, ऑब्वियसली इनसाइड होता है ना। तो क्या होता है मेरी बात समझना, फ्रिज मशीन जो है करती क्या है, सिंक में से कुछ Q2 हीट ले गया और रेफ्रिजरेटर को अपन करंट सप्लाई करते हैं, तो उसकी करंट सप्लाई से वो कुछ वर्क डन करता है, और इस Q2 को उस अंदर में से जो जिस चीज को अपन ने ठंडा करने के लिए रखा है उसमें से, वो सिंक है अपना इनसाइड वाला पार्ट, उसमें से कुछ हीट Q2 लिया और उधर से कुछ मशीन की वजह से वर्क डन किया, और बाकी जो पूरा टोटल हीट हुआ उस हीट को अपन जो है Q1 के फॉर्म में बाहर फेंक देते हैं, मतलब आउटसाइड फेंक देते हैं, क्लियर है। ये इस मशीन का काम है, मतलब इसमें कुछ ऐसा हुआ Q2 प्लस W मिलकर Q1 बन गया, क्लियर है। उसी का उल्टा प्रोसेस बच्चों, बिल्कुल उल्टा, समझ में आई बात। मशीन क्या कर रहा था, यहाँ पर इंजन क्या कर रहा था, सोर्स में से Q1 हीट लेके W का वर्क डन कर रहा था, और Q2 जो है वो वेस्टेज जा रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, रेफ्रिजरेटर में यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंक पे से उसने Q2 हीट लिया, उस पे वर्क डन करके टोटल हीट कितना हुआ Q1, उसको उन्होंने बाहर फेंक दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर बच्चों एक फैक्टर का नाम है जिसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्लियर है। इसको अपन बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे बताइए कि कौन सा रेफ्रिजरेटर कितना अच्छा, ये कैसे पता लगेगा, वो कितना ज्यादा हीट ले करके कितने कम से कम वर्क डन में अपना प्रोसेस कर सकता है, क्लियर है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्लियर है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब मुझे बताइए कि Q2 तो Q2 है भाई साहब, वर्क डन इज इक्वल टू क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। अब इसी को आप है ना देख लीजिए, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी में T2 अपॉन T1 माइनस T2 भी रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पूरा अपना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये रेफ्रिजरेटर के लिए, और जो ये होता है क्या है, ये एफिशिएंसी। अब बच्चों एक छोटा सा और फॉर्मूला यहाँ पर याद रखने योग्य है, अब वो ये है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्लियर है। तो ये याद रखिएगा, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन n, ये क्लियर है, दिस वन, क्लियर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, इसको आप याद कर लीजिएगा कभी जरूरत पड़ जाए तो, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका थर्मोडायनामिक्स का बेसिक पार्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है। बच्चों अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर है ना कुछ थ्योरी पढ़ाया है,
इसके बाद जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूँ उसमें अपन डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये वीडियो देखा हो तो, या फिर इसको नहीं भी देखा हो, इन केस आपको वो एमसीक्यू बेस्ड जो वीडियो बनेगा उसको आपको कंप्लीटली देखना है, क्योंकि बच्चों नीट में ये थ्योरी नहीं पूछते, नीट में पूछते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी बहुत फ़ायदा हो जाए। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।